समतल की ऊंचाई को बढ़ाते जाते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि नत समतल वहां से गुटका वहां से फिसलने की कोशिश करता है। तो वह स्थिति जहां पर ये गुटका नहीं फिसलता, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सीमांत संतुलन की स्थिति। जब हम इस वस्तु को सीमांत संतुलन की स्थिति में रखते हैं तो इसका जो भार होगा mg वह हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है। उसके ठीक विपरीत दिशा में या उससे थीटा या अल्फा कोण पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल r कार्य करती है। इस प्रकार हम इस mg को दो भागों में बांटते हैं, एक है mg cos थीटा या mg cos अल्फा और दूसरा है mg sin अल्फा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया r और mg cos अल्फा ये दोनों एक ही रेखा पर है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। अगर इनमें से कोई एक, अगर ये sin अल्फा mg sin अल्फा का मान ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा? इधर फिसलेगा, अर्थात वस्तु क्या करने लगेगी? गति करने लगेगी। और यदि इनमें से किसी एक का मान कम हो जाए तब भी वस्तु क्या करेगी? गति करेगी। तो ये दोनों है एक दूसरे क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। अर्थात मैं लिख सकता हूं किसके द्वारा? ये है चित्र से, किससे है? चित्र से। तो mg cos अल्फा किसके बराबर है? r। इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी चीज हम देखते हैं कि वस्तु किधर गति करना चाहती है? नीचे की तरफ आना चाहती है। जो घर्षण बल होता है कहां लगता है? गति के विपरीत दिशा में, गति के अर्थात जो घर्षण बल होगा वह किस दिशा में लगेगा? और घर्षण बल को हम किससे डिनोट करेंगे? किससे डिनोट करेंगे? f से डिनोट करेंगे। तब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। मतलब mg sin अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f। ये हुआ mg sin अल्फा इज इक्वल टू f, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या कर देते हैं? भाग। क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि f अपॉन r इज इक्वल टू म्यू। यहाँ पे म्यू s लिखा हुआ था, यहाँ पर f लिखा हुआ था। तो f अपॉन r चाहिए मेरे को, तो यहाँ देखो f यहाँ पर है और r है। अगर मैं पहले इसे लिख लेता हूँ तो समीकरण 1 में 2 का भाग करेंगे। अभी क्या है? अभी समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर रहे हैं। जब 2 में समीकरण 1 का भाग करेंगे तो क्या होगा? समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं mg sin अल्फा, ये पहला पक्ष हुआ और बराबर में क्या है? पहले पक्ष में पहले पक्ष का भाग करूंगा मैं, तो mg cos अल्फा इज इक्वल टू इधर क्या है? r। यहाँ mg से mg कैंसिल होगा, sin बटे cos को हम क्या बोलते हैं? tan। ठीक है। और यहाँ f अपॉन r। यदि यहाँ पर fs हो जाए, क्या हो जाए? यहाँ पर fs। वैसे तो यह क्या है? स्थैतिक घर्षण है, यहाँ पर सीमांत घर्षण, इसलिए मैं इसको fs से भी डिनोट कर सकता हूँ। सीमांत घर्षण पर भी लग रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? fs। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, परंतु यहाँ तो मैं लिख देता हूँ, परंतु fs अपॉन r इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू s। fs अपॉन r इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू s। इसको हम क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये क्या कहलाती है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। अब हम देखते हैं कि इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। दोनों में क्या करते हैं? तुलना कर लेते हैं। इसमें देखते हैं ये वाला पक्ष इसके बराबर है, ये वाला बराबर है, तो दूसरा पक्ष इसके बराबर होगा, है ना। इसलिए हम क्या लिखते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। इसके द्वारा इक्वेशन नंबर 3 और 4, समीकरण नंबर 3 और इससे 4। समीकरण 3 और 4 से हमने देखा कि म्यू s इज इक्वल टू tan अल्फा। म्यू s इसके बराबर है tan अल्फा। ये क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। किसके बराबर है? किसके बराबर है? अल्फा क्या है? अल्फा है हमारा विराम। अल्फा क्या है? विराम। और tan को क्या पढ़ते हैं? स्पर्शज्या। जैसे sin को पढ़ते हैं अपन, sin को क्या पढ़ते हैं? ज्या। कोसाइन को पढ़ते हैं कोज्या। ऐसे हम tan को पढ़ते हैं स्पर्शज्या। क्या पढ़ते हैं? स्पर्शज्या। ये tan को पढ़ जाते हैं। तो किसके स्पर्शज्या के बराबर है? अल्फा के। और अल्फा को हम कहते हैं विराम कोण। तो ये हो गया विराम कोण की स्पर्शज्या। इसको अच्छे से लिखेगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक बराबर विराम कोण की स्पर्शज्या। ठीक है। ये इक्वेशन बनेगा। इसी के थ्रू अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम जब इसे किसी समतल पे रखते हैं तो इसका भार हमेशा कहाँ काम करेगा? नीचे की ओर काम करेगा। इसका अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ काम करेगा? ऊपर की ओर काम करेगा। जब मैं इसको किसी भी एक तरफ सरकाऊंगा, किसी भी एक तरफ से क्या करेंगे? खींचेंगे, तो जो घर्षण बल लगेगा ठीक उसके विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है।
काम करते हैं, ये एक तरफ घर्षण बल लगेगा और दूसरी तरफ हमने बल लगाया। अगर मैं यहाँ अपनी तरफ खींचूं या इसी दिशा में बल लगाऊं तो घर्षण बल उसके ठीक विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने इसमें क्या लिखवाया है कि ये अविलंब प्रतिक्रिया है और एक घर्षण बल है। अविलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का परिणामी अर्थात इन दोनों के बीच का मान, इन दोनों के बीच का मान क्या आ गया, ये आ गया r' मान। अविलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का परिणामी अविलंब प्रतिक्रिया के साथ, तो ये हमारा अविलंब प्रतिक्रिया है, इसके साथ जो भी कोण बना रहा है उसी कोण को हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं, जिसे किससे दर्शाते हैं, थीटा से। इस प्रकार r और r' के बीच बनने वाले कोण को हमने क्या बोला, थीटा, इसी को क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। अब हम इस चित्र को पूरा कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया O A B और इसका नाम दे देंगे C। हमें यहाँ से क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। ये कोण है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर tan थीटा की बात करें हम तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। अगर मैं लंब बटे आधार की बात करूं तो ये चित्र सामने दिख रहा है, इस चित्र में हम देखते हैं कोण ये बन रहा है, तो जहां पर कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। जहां पर कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आधार। अर्थात ये जो OA है ये क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ये जो OB है ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, और जो AB है ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो ये एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, तो जो AB है वह किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा। AB किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा। OA किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर लंब और आधार का मान रख रहा हूँ, तो लंब क्या है मेरे पास, लंब है हमारे पास AB, लंब क्या है हमारे पास AB, और यहाँ पर आधार है OA। परंतु OA किसके बराबर है, सॉरी जो AB है वह किसके बराबर है, OC के बराबर है, जिसको हमने माना है F। तो AB के बदले हम क्या रख सकते हैं, OC। तब tan थीटा इज इक्वल टू AB के बदले क्या आ गया, OC, और यहाँ है OA। OC की वैल्यू क्या है, F। OC की वैल्यू क्या है, F, और OA की वैल्यू है R। इस प्रकार tan थीटा इज इक्वल टू F बाई R। परंतु F बाई R इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू। F बाई R इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक। इसको हमने बोल दिया घर्षण गुणांक। अब इसकी तुलना हम करते हैं, इसको बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। 1 और 2 की तुलना करूंगा मैं तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल रहा है, एक पक्ष बराबर है इसलिए दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। लेकिन यहाँ पर क्या है, घर्षण कोण है, इसलिए अपन इसको क्या कह सकते हैं, म्यू s, स्थैतिक घर्षण। क्या कहलाएगा ये, स्थैतिक घर्षण। इस प्रकार से म्यू s इज इक्वल टू tan थीटा। हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक किसके बराबर होता है, ये क्या है, ये है घर्षण कोण। तो घर्षण कोण की स्पर्शा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, घर्षण कोण की स्पर्शा। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक बराबर होता है घर्षण कोण की स्पर्शा, घर्षण कोण की स्पर्शज्या। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, सिद्ध कीजिए कि स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें प्रूफ करना पड़ेगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू s। ये इसका आंसर है। यस, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जानते हो ना, इसके अलावा एक चीज और जानते हो, विराम कोण। क्या जानते हो, विराम कोण। विराम कोण जानते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, इसको बना दिया समीकरण नंबर 2। अब जरा देखो, समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, दूसरा पक्ष बराबर दिख रहा है। जब एक पक्ष बराबर है इसका तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर होगा नहीं होगा, भाई RHS बराबर है इसलिए LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं समीकरण 1 और 2 से। जब मैं तुलना करूंगा RHS बराबर है इसलिए LHS बराबर होगा, मींस हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। दोनों तरफ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। एक क्या है, घर्षण कोण, एक क्या है, घर्षण कोण, और दूसरा क्या है, विराम कोण। इसका मतलब क्या हो गया कि जो घर्षण कोण होता है वह विराम कोण के बराबर होता है। तो विराम कोण और घर्षण कोण के बीच संबंध क्या होता है, दोनों
आपस में बराबर हो